नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक हास्य कहानी जिंदा शहीद। लेखक प्यारा सिंह दाता। 1926 से 30 की बात है। भगत सिंह की शहादत के बाद कांग्रेस आंदोलन जब पूर्ण यौवन पर था, तब पंजाब के गांव-गांव और शहर-शहर में राजनीतिक सम्मेलन बड़े जोर शोर से हो रहे थे। उन दिनों एक शानदार सम्मेलन लेखक की जन्मभूमि सैयद कसरा जिला रावलपिंडी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता का सौभाग्य आपके इस सेवक को प्राप्त हुआ। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर तक का सारा मार्ग झंडे, झंडियों और दरवाज़ों से ऐसे सुसज्जित किया गया था जैसे किसी महान व्यक्ति के दर्शन होने हों। फिर सारा इलाका ही इस सम्मेलन के जुलूस के समय उमड़ आया था। यहाँ सम्मेलन करने का विशेष कारण ये था कि प्रबंधक इस सोई हुई धरती के बेटों को झकझोर कर जगाना चाहते थे और केवल इसी इलाके में से 500 युवकों का जत्था ख्योड़े के नमक पहाड़ों से मुफ्त नमक प्राप्त करने के लिए शांतिमय मोर्चे पर भेजना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े आदमकद पोस्टरों से सारे इलाके में इस सम्मेलन के संबंध में इतना प्रचार किया था कि जनता के उफनते सागर का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता का सम्मान लेखक को कैसे प्राप्त हुआ, ये बताने के लिए कुछ पहली घटनाओं का वर्णन करना जरूरी है। खालसा हाई स्कूल सैयद से 10वीं पास करने के बाद मैं कई साल आवारागर्दी में रावलपिंडी, लाहौर और अमृतसर की गलियां नापता रहा। कोई कामकाज नहीं, कोई नौकरी नहीं और रहने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन अचानक गुरु रामदास अस्पताल अमृतसर में काम कर रहे मित्र तख्त सिंह से मुलाकात हो गई। जब उसने मेरी बेकारी की ओर ध्यान दिया तो कहने लगा, तू पढ़ा लिखा और सूझवान नौजवान है, फिर तू क्रांति अखबार का संपादक क्यों नहीं बन जाता? मैं कितनी ही देर तक तख्त सिंह की ओर आश्चर्य से देखता रहा। फिर बोला, तख्त सिंह क्यों गरीब आदमी से मखौल करता है? कहाँ क्रांति अखबार की एडिटरी और कहाँ मेरे जैसा आवारागर्द, बेकार और टटपुंजिया, जिसने कभी 4 अक्षर लिखने तो एक और रहे, अखबार भी कम ही पढ़ा है। भाई तू बात नहीं समझता प्यारा सिंह। तख्त सिंह मेरे निकट हो रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, बात ये है कि क्रांति अखबार में लिखने वाले बंदे और होते हैं, उनका नाम अखबार में छापा नहीं जाता और जिन एडिटरों का नाम अखबार में छपता रहा है उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। ये तो सब कुछ सरकार को धोखा देने के लिए होता है। इसीलिए तो मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अखबार का एडिटर बन जा। करना कराना कुछ नहीं, हाँ तेरे राशन पानी और कपड़े लत्ते का प्रबंध दफ्तर की ओर से हो जाया करेगा। मुझे अब तख्त सिंह की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थीं। मैंने दिल में सोचा, हमें तो सारा दिन आवारागर्दी ही करनी है और अगर इस हालत में एडिटरी का सम्मान और खाने पीने के अलावा जेब खर्च भी मिलता रहे तो हर्ज ही क्या है। सो मैंने तख्त सिंह को हाँ कर दी और वह उसी क्षण मुझे क्रांति अखबार के पुराने तार घर वाले दफ्तर में ले गया। वहाँ उसने अपने परिचित एक बंगाली युवक से मेरे बारे में बात की। अस्तु उसी समय एक फॉर्म पर मुझसे हस्ताक्षर करवा मुझे ये नौकरी दे दी गई। इसके बाद मेरा काम केवल दिन में 1-2 बार दफ्तर जाना होता था और बस। अखबार पहले ही चल रहा था और अब भी। हाँ, मुझे ये पता चल गया था कि भूतपूर्व संपादक के जेल चले जाने के कारण ही मुझे यह नौकरी मिली है, जिसमें सेवा के साथ साथ मेवा भी मिलना जरूरी था। उन दिनों क्रांति में बड़े जोरदार लेख छपते थे। जब मैंने ये सेवा स्वीकार कर ली, तब से पहले से भी अधिक जोशीले लेख मेरे नाम से छपने लगे। मेरे नाम के साथ जिंदा शहीद का खिताब अखबार वालों ने स्वयं ही जड़ दिया और मैं अपने हलके में उस दिन से इसी उपनाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी मुझे ये चिंता लग जाती थी कि कहीं भूतपूर्व डमी संपादकों की तरह मैं भी न धड़ लिया जाऊं, क्योंकि वास्तविक लेखक तो अंडरग्राउंड रहते थे। उनका काम केवल लिखना होता था और जो संपादक के नाम में कैद होते थे उनको तो लिखना आता ही नहीं था। पर तख्त सिंह सदा मुझे सांत्वना ही देता रहा कि ऐसा समय कभी नहीं आने दिया जाएगा और इस प्रकार पूरे 2 महीने बीत गए। उन दिनों मैं
तख्त सिंह और हमारे दफ्तर का सारा कुंवारा स्टाफ खोती अहाते में एक होटल से खाना खाते थे। एक दिन 2 ही ग्रास मैंने मुंह में डाले थे कि सामने दरवाजे में से 2 पुलिस के सिपाही और एक थानेदार आते दृष्टिगोचर हुए। तख्त सिंह ने उनको देखते ही मुझे कहा, शहीद, इस खिड़की में से पिछली तरफ छलांग मारकर भाग जा, ये एडिटर की गिरफ्तारी के लिए ही आए लगते हैं। मैंने हाथ में एक ग्रास लिए और दूसरा मुंह में डाले ही होटल की पिछली खिड़की से छलांग मार दी। वह खिड़की बाहर की सड़क से काफ़ी ऊंची थी, सो गिरता पड़ता अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठकर भागने ही लगा था कि पास खड़े 2 यमदूत जैसे सिपाहियों ने मुझे काबू में कर लिया। सिपाहियों ने होटल के भीतर गए थानेदार को आवाज़ दी। सिपाहियों का शोर सुनकर थानेदार के साथ ही हमारे स्टाफ वाले और आसपास के लोग आ इकट्ठे हुए और एक जुलूस की शक्ल में पुलिस मुझे कोतवाली ले गई। रास्ते में मुझे लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और फोटो लिए। वही फोटो दूसरे दिन के अखबार ने बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ छापी। क्रांति अखबार के 15वें संपादक को एक होटल में से सैकड़ों की गिनती में पुलिस की फौज ने घेरा डालकर बड़ी कठिनता से गिरफ्तार किया। आखिर मुकदमा चला और मुझे 6 महीने की कैद हुई। अब पता चला कि पिछले 6 महीनों की हरामखोरी के बाद सेवा का मेवा मिलना भी ज़रूरी था। मैं जितने समय जेल में रहा, बाहर अखबारों में मेरी बहादुरी के कल्पित कारनामों से पृष्ठ पर पृष्ठ काले होते रहे और जब मैं जेल से रिहा हुआ तो सचमुच मैं एक नेता बन चुका था। इतनी शोहरत देखकर किसका मन नाच नहीं उठता, पर मैंने तो कुर्बानी भी की थी। मेरी रिहाई के समाचार से देश भर में खुशियां मनाई गईं। कई जगह जुलूस निकाले गए और प्रशंसा के रूप में अभिनंदन और पुरस्कार पेश किए गए। ये बात यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। मेरी जन्मभूमि में तो मेरी बहुत बड़े नेताओं की तरह मान्यता होने लगी थी। उन लोगों ने उन दिनों एक राजनीतिक सम्मेलन की घोषणा की। मेरे गांव के लोगों को गर्व था कि उनका एक होनहार नौनिहाल इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। अखबार की एडिटरी ही उन लोगों की नज़रों में बहुत बड़ी बात थी, पर उसके साथ ही नेतागिरी तो सोने पर सुहागे का काम कर रही थी। वह गर्व में फूले नहीं समाते थे। गिरफ्तारी और रिहाई के समय की खींची फोटो मेरे वतन के घर घर में फ्रेमों जड़ी हुई लटक रही थी। मैं उनके लिए एक हीरो था और मेरी पूजा कौम के महान नेताओं के समान हो रही थी, पर मुझे इन बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी कि सचमुच अपने इलाके में भी मैं इतना बड़ा कौमी नेता बन चुका हूँ। सम्मेलन की तिथि निश्चित हो जाने के बाद मुझे पोठोहार, जो रावलपिंडी के झेलम का इलाका है, के देशभक्त नेताओं की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा गया। श्रीमान जी, निम्नलिखित तिथियों पर हो रही पोठोहार पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने की कृपा करें। यहाँ की जनता आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही है, सो दर्शन देने के लिए अवश्य पहुँचें। इसके साथ ही लिखा हुआ था, कॉन्फ्रेंस का अध्यक्षीय भाषण भी आपको ही करना होगा। जनता इस नाजुक समय में आप जैसे विद्वान और बहादुर कौमी लीडर का नेतृत्व चाहती है। इस निमंत्रण पत्र ने मेरी आंखें खोल दीं। अब सचमुच मैं कौम का लीडर था। लीडरी का नशा मुझ पर ऐसा सवार हुआ कि उतरा ही नहीं, और आखिर तार द्वारा सूचना भेज दी कि अमुक गाड़ी से सम्मेलन में पहुंच रहा हूं। मेरी अध्यक्षता की सूचना क्षण भर में सारे इलाके में फैल गई और सब नर नारी इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे कि कल एक महान नेता के दर्शन उन्हें प्राप्त होंगे। सम्मेलन में सप्ताह भर रह गया तो मुझे ख्याल आया कि अध्यक्ष पद का भाषण भी तैयार करना है, सो उससे संबंधित क्रांति की पिछली सब फाइलों को देख डाला और आखिर भाषण के लिए नोट तैयार कर लिए। सबसे पहले मैं जनता को इन शब्दों से संबोधन करूंगा। मेरे प्यारे हम वतनों, मुसलमानों, हिंदू और सिख भाइयों और बहनों। इसके बाद मैं जनता के सामने सरकार के अत्याचारों का एक ऐसा नक्शा खींचकर बताऊंगा कि किस प्रकार वह हमारे भाइयों पर जुल्म कर रही है और गोरे हजारों मीलों से यहाँ आकर हमारा खून चूस रहे हैं। फिर एक उदाहरण दूंगा।
अगर हम सब हिंदुस्तानी मिल जाएं और इकट्ठे होकर एक जगह पानी पीकर कोसने के बजाय कुल्ला भी कर दें तो विदेशी गोरे उसके बहाव में बहकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ क्षण खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि उपर्युक्त उदाहरण से जय जयकारों की वह प्रतिध्वनि उठेगी कि आसमान कांप उठेगा। इसके उपरांत मैं बड़े जोश से कहूँगा, कौम को अब 500 नौजवानों की ज़रूरत है जिनका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कौम की खातिर मेरा सिर भी चला जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं इन टिप्पणियों को पूरा 1 हफ्ता घोटा लगाता रहा। किसी समय भाषण के भाग आगे पीछे हो जाते तो उनको भी ठीक कर लेता। कितनी बार एकांत में और कितनी बार अपने राजनीतिक गुरु तख्त सिंह के सामने अपने ज़बानी रटे भाषण का उच्चारण किया, और जब तख्त सिंह की ओर से भी स्वीकृति मिल गई तो हृदय प्रसन्न हो गया। निश्चित तारीख पर तख्त सिंह को साथ लेकर मैं अमृतसर से सैयद को रवाना हुआ। मद्रास स्टेशन से गाड़ी बदलनी पड़ती थी। जब गाड़ी बदलने के लिए हम दोनों पहली गाड़ी से उतरे तो कई मनचले नौजवान वहां भी हाजिर थे। उन्होंने पुष्पमालाओं से हमें लाद दिया और आखिर हम सैयद वाली गाड़ी पर बैठकर सैयद स्टेशन पर जा उतरे। वहां पर हजारों लोगों का हुजूम खड़ा नारे लगा रहा था, कौमी लीडर जिंदाबाद, जिंदा शहीद जिंदाबाद, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं पहले ही पुष्पमालाओं से लदा हुआ था, पर अब नई पहनाई पुष्पमालाओं से मेरी गर्दन टूटने को आ गई। मैं पहनी मालाएं उतारकर तख्त सिंह को पकड़ाता जाता था और जनता नई मालाओं से पुनः मुझे लादे जा रही थी। स्टेशन से ही एक खुली कार में हमें बैठाया गया। तख्त सिंह को लोगों ने धकेल कर परे कर दिया था। उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढकर मैंने कार में अपने साथ बैठाया। सारा रास्ता झंडियों और दरवाज़ों से सुसज्जित था। पहले दरवाजे पर मेरी आदम कद तस्वीर लटक रही थी और उस पर जिंदा शहीद गेट लिखा हुआ था। अगले दरवाजे कई अन्य नेताओं के नाम से बनाए गए थे, पर हर गेट पर आदम कद तस्वीर मेरी ही लगी हुई थी। हजारों का हुजूम नारे लगाता मुझे पंडाल की ओर ले गया। सम्मेलन के पंडाल में बहुत ठाट बाट था। काफ़ी ऊंची और सजी हुई स्टेज पर इलाके के प्रसिद्ध चौधरियों के बीच मुझे बैठाया गया। चारों ओर मोटो लगे हुए थे और उनमें से अधिकांश इस प्रकार के थे, जिंदा शहीद की कुर्बानियों पर हम गर्व करते हैं। जिंदा शहीद ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबा दिए। जिंदा शहीद अमर रहे। सबसे पहले स्टेज सेक्रेटरी उठे। उन्होंने गरजते हुए जिंदा शहीद की कुर्बानियों का वर्णन किया कि कैसे जिंदा शहीद जी कई साल अंग्रेजी सरकार को परेशान करते रहे, पर उसके हाथ न आए। आखिर जब पुलिस थक हार कर बैठ गई तो बहादुर शूरवीरों की भांति इन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। इस पर लोगों ने खूब तालियां बजाईं और बहुत देर तक जिंदा शहीद अमर रहे के नारे लगाती रही। स्टेज सेक्रेटरी ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, पोठोहार की धरती को कम गर्व नहीं कि उसने जिंदा शहीद जैसे बहादुर देशभक्त पैदा किए हैं, जिनके सामने अंग्रेज़ों की जेलें तो क्या, उनकी फांसियों का भी कोई मूल्य नहीं। फांसी शब्द पर सेक्रेटरी ने तनिक अधिक जोर दिया और इधर मेरा कलेजा धड़कने लगा। मुझे ऐसा जान पड़ने लगा जैसे स्टेज के सामने फांसी गड़ी हुई है और ये सब लोग मेरे फांसी पर चढ़ने का तमाशा देखने आए हों। और उधर सेक्रेटरी कह रहा था, अब आप उस त्याग के पुंज और देश के महान नेता के विचार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध कितनी जलन, कितनी घृणा है। इसके बाद फिर जिंदा शहीद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इसके साथ ही सत श्री अकाल, अल्लाह अकबर और वंदे मातरम के आकाश भेदी जय जयकार भी गूंज उठे। इस समय मेरा सिर चकरा रहा था। मेरे सामने फांसी की रस्सी लटकती नजर आ रही थी। जैसे ही पुष्पमालाओं से लदे जिंदा शहीद जी को सेक्रेटरी ने बाह से पकड़कर भाषण के लिए खड़ा किया तो ऐसे लगा जैसे वह शहीद जी को फांसी की ओर धकेल रहा हो। कभी तो पंडाल मेरे गिर्द चक्कर खाता जान पड़े और कभी मैं खुद उसके गिर्द चक्कर खाता जान पड़ूं और फांसी की लटकती रस्सी तो
आंखों के सामने से ओझल ही नहीं होती थी। मेरे पास बैठे तख्त सिंह ने मेरा पैर दबाया, जिससे मुझे महसूस हुआ कि अब बोलना चाहिए, पर बोला क्या जाए ये भूल गया। आंखें बंद करके दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि हिंदू, सिख और मुसलमानों को एका करने के लिए जोर देना है। सो बड़ी मुश्किल से धामे से मुंह से निकला, मुसलमानों। श्रोतागण आश्चर्यचकित थे कि आज हमारे लीडर को क्या हो गया है। तख्त सिंह ने नीचे से पुनः पैर दबाया तो मैं हवास खो बैठा। सारा जोर लगाकर कहा, भाइयों, आप सब मुसलमान हैं। झट मुझे अपनी गलती का अनुभव हुआ कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, सो फौरन संशोधन करते हुए ऊंचे स्वर में चीख कर कहा, मुसलमानों, आप सब हिंदू हो, सब सिख हैं। इसके बाद मुझे याद आ गया कि नोट लिखे कागज की सहायता से क्यों न भाषण आगे चलाया जाए। जेब में हाथ डाला तो वह कागज गायब था। फिर सोचा क्यों न गोरे वाली बात सुनाऊं। अब अपनी सारी बिखरी वृत्तियों को एकत्र करके मैंने कहना शुरू किया, अगर मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर कुल्ला कर दूं तो आप सब उसमें बहकर विलायत पहुंच जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर इतना पता था कि मैं बोलता जा रहा हूं। अब तक लोगों के धैर्य का प्याला पूर्ण रूपेण भर चुका था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बेवकूफ, पागल, अंग्रेजों का पट्ठा। और इधर तख्त सिंह निरंतर मेरा पैर दबाए जा रहा था और मैं गरजते हुए बोलता जा रहा था, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, मैंने उनकी जेलें देखी हैं, हम सब इकट्ठे होकर फांसी पर चढ़ सकते हैं। फांसी शब्द मुंह से निकलने की देर थी कि फांसी की रस्सी पुनः सामने लटकती हुई नजर आई, जो कुछ क्षणों के लिए आंखों से लोप हो गई थी। मैं चीख कर बोला, ये लोग पागल हैं जो मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हैं। मैं मूर्ख नहीं, मैं पागल नहीं, मैं जिंदा शहीद हूं। मैं और जबान हकला गई। तख्त सिंह लगातार मेरा पैर दबा रहा था। ऐन उस समय श्रोतागण में से किसी ने मुझे एक छोटा सा पत्थर दे मारा। बस फिर क्या था, पहल करने की देरी थी कि रुका बांध टूट गया। टूटे जूते, कागज के टुकड़े, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े आदि स्टेज पर बरसने लगे। जो जिंदा शहीद कुछ क्षण पहले जनता की आंखों का तारा था, उसके मुंह, सर, कान और नाक से खून बह रहा था। मुझे उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी क्षण किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे कान में फूंका, शहीद भाग जा। बस फिर क्या था, कदम भर स्टेज की पिछली तरफ की कनात से छलांग लगाई और सीधा बाहर। आगे पुलिस पंडाल को चारों ओर से घेरे खड़ी थी और उसको सम्मेलन खत्म होते ही मुझे गिरफ्तार कर लेना था, पर मेरी ये हालत देख पुलिस ने रास्ता दे दिया। मेरे पीछे जनता का उफनता समुद्र था। लोग गालियां देते और लानतें उछालते मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पुलिस उनको रोक रही थी कि एक बेगुनाह आदमी को क्यों तंग करते हैं। मैं हांफता हुआ सीधा स्टेशन पहुंचा। मेरी खुशकिस्मती कि वह गाड़ी जिस पर मैं जुलूस निकलवाने आया था, अपने अंतिम स्टेशन भौंड से वापस लौटकर मंदरा की ओर जाने को तैयार खड़ी थी। मैं उसमें बैठ गया और मेरे बैठते ही गाड़ी सीटी बजाकर चल पड़ी। मेरी तौबा, मैं कवि सम्मेलन नहीं कराऊंगा। लेखक दलीप सिंह भूपाल। कठिन घड़ियों में से गुजरकर सीधी राह पर आने वाले दर्जनों आदमियों से आपने ऐसी कस्में अवश्य सुनी होंगी। मेरी तौबा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी तौबा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मेरी तौबा, मैं जेबें नहीं काटूंगा, आदि आदि। लेकिन ऐसी कसम आपने कम ही सुनी होगी। मेरी तौबा, मैं कवि सम्मेलन नहीं कराऊंगा। वास्तव में यह मेरी अपनी तौबा है, लेकिन मैं यह तौबा क्यों कर रहा हूँ, इसकी पृष्ठभूमि में हास्यपूर्ण और हास्यहीन घटनाओं की लंबी श्रृंखला है। लीजिए, इनमें से कुछ एक घटनाएं सुनने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। 13वीं कक्षा में पढ़ते हुए मेरी शादी हो गई थी, जिसका अब सिल्वर जुबली वर्ष चल रहा है। बीए पास करते ही घर वालों ने घोषणा कर दी, अब हमारा पीछा और घर दोनों छोड़ दो, जहां मर्जी हो जाओ, कमाओ और खाओ।
लेकिन जनाब इतनी जल्दी? एकदम नौकरी तलाश करना विवाह करवाने जितना आसान काम तो नहीं था, इसलिए रोटी की चिंता हो गई। अकेला आदमी ऊंट की पूंछ जैसा होता है। दोस्तों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के यहाँ एक एक रात भी बिताता तो मुफ्त में 2-2.5 वर्ष आसानी से गुजर सकते थे। नौकरी ढूंढने की कोई जल्दी नहीं होनी थी, न चिंता। लेकिन अब कर्मों वाली को साथ साथ घसीटते फिरना न मुझे अच्छा लगता था और न ही उस बेचारी को। कर्मों वाली अर्थात पत्नी। हमें शेरो शायरी का चस्का तो बचपन ही से था। अनेक कविजन हमारे जिगरी दोस्त थे। उस समय देशभक्ति का आंदोलन पूरे यौवन पर था। लोग कवि सम्मेलन को बड़ा पसंद करते थे। इसलिए हमें विचार सूझा, क्यों ना कवि सम्मेलन करवाए जाए। इस प्रकार हमारा स्टेज सेक्रेटरी बनने का शौक भी पूरा हो जाएगा। एक दिन बैठे बिठाए अपना हिसाब लगाया। यदि एक कवि सम्मेलन की औसत 4,000 रुपये की टिकटें बिकें तो सारे खर्च निकालकर कम से कम 2,000 रुपये आसानी से जेब में आ सकते हैं। वर्ष भर में 12 कवि सम्मेलन 24,000 रुपया, और यदि इस प्रकार 5 वर्ष भी निर्विघ्न लग जाएं तो 1,20,000 रुपये छलांगे लगाते हुए आएंगे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। तब भाव बहुत सस्ते थे। सोचा वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे पास क्या नहीं होगा? कोठी, कार, टेलीफोन, नौकर, चाकर और जीवन की मुंह मांगी सब सुख सुविधाएं। बीवी को साड़ियों, सूटों और गहनों से लाद देंगे। हाई सोसाइटी में मूव करेंगे। बड़े बड़े मंत्रियों के साथ डिनर होंगे। फोटो उतारे जाएंगे। फिल्मी रीलें तैयार होंगी। वाह भाई वाह! ये सोचते ही हमने तुरंत पहले कवि सम्मेलन का विज्ञापन छपवा दिया। फिर दूसरा कवि सम्मेलन, फिर तीसरा कवि सम्मेलन, और 25 वर्षों में असंख्य कवि सम्मेलन करवाए। लेकिन हमारी आशाएं आकांक्षाएं अधूरी ही रहीं। हमारे साथ तो लगभग यही हुआ है। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। पहले कवि सम्मेलन में हमने अपनी समझ से काफ़ी प्रसिद्ध कवि बुलाए। स्टेज पर 3-4 कवि तो खूब जमे। लगा हमारी अच्छी धाक बैठ रही है। लेकिन अगले कवि ने एक बड़ा ही ऊट पटांग शेर इस तरह पढ़ा, कुएं में जाता डोल भला रे डोल भला। इस पर खूब वाह हुई। क्या मिसरा है, अव्वल है जी। और जब उसने मिसरा सानी यानी दूसरा जोड़कर शेर कहा, कुएं में जाता डोल भला रे डोल भला, कुएं से आता डोल भला रे डोल भला, नौ दुर फिटे मुंह यानी लाखों धिक्कार। क्या बकवास है जी की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। हमारे हाथों के तोते उड़ने लगे। झटपट हमने अगले कवि को बुला लिया। उसने शेर के पहले मिसरे से ही श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी जान में जान आई। कहने लगा, 71, 72, 73, 74। श्रोताओं में से दाद आई, वाह भाई वाह, क्या काफिया रदीफ है, बहुत बढ़िया यमक अलंकार पेश किया है, अत्तर अत्तर अत अत्तर अत्तर। और उन्होंने दूसरा मिसरा सुनने के लिए कान खड़े किए। कवि बोला, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। और उकताए हुए हर श्रोता ने गले सड़े अंडे, टमाटर और चप्पलें दे मारी। हम स्टेज सेक्रेटरी थे और सबसे आगे बैठे हुए थे, इसलिए बहुत कुछ हम पर ही बरसा। गले सड़े अंडे और टमाटरों ने क्या काम आना था। चप्पलें भी एक एक पैर और अलग अलग नंबरों की होने के कारण किसी काम ना आ सकीं। बेहद शोरगुल मच गया। कुर्सियां फेंकी जाने लगीं और अंत में हमें मजबूरन कवि सम्मेलन बीच में बंद करना पड़ा। खिन्नावस्था में हमने निश्चय किया कि कम से कम उन महीनों में कवि सम्मेलन नहीं कराया जाएगा जब अंडों और टमाटरों के गलने सड़ने का सीजन होगा। एक अन्य कवि सम्मेलन में लगभग 5,000 श्रोताओं का समूह था। बड़ा उत्साह मिला। चलो 5,000 में से यदि 1,000 मुफ्तखोर सिफारिश वाले रिश्तेदार और कवियों के चेले चांटे निकाल भी दें तो बाकी प्रत्येक श्रोता ने
कम से कम यानी 2 रुपए वाली टिकट भी ली हो तो भी सीधा 8,000 कमाया जाएगा और खर्च जितना मर्जी शहाना करें 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस प्रकार सीधा 5,000 बच जाएगा। खुशी से फूले न समाते हुए हमने टिकट वाले क्लर्क को बिक्री के बारे में पूछा तो वह खिन्न से स्वर में बोला, केवल 450 रुपये के टिकट बिके हैं। सुनकर हमारी आंखों के सामने तारे नाचने लगे, पैरों तले से जमीन खिसक गई। गजब खुदा का, इतने मुफ्तखोरे! वे न जाने कौन सी सुलेमानी टोपियां पहनकर प्रबंधकों की आंखों में धूल झोंककर पंडाल में आ घुसे थे। घोर उदासी की अवस्था में जी चाहा कि बहाना गढ़कर कवि सम्मेलन न करवाने का ऐलान कर दें, लेकिन फिर सोचा कहीं मुशायरे के बजाय मुजाहिरा ही न हो जाए, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर कवि सम्मेलन शुरू करवा दिया। दुकानदारों के बिल चुकाने से हमारा घर बिक गया था, लेकिन शौक का कोई मूल्य नहीं होता है, सो हमने भी हिम्मत न हारी। कवि सम्मेलन करवाने का अपना चस्का जारी रखा। एक कवि सम्मेलन में कवि ने अपनी आज़ाद कविता यूँ शुरू की, नयन तेरे गोरी के जैसे भूरी भैंस के सींग, हवा चली झड़ जाएंगे गुजरे जिस राह से। श्रोताओं में हंगामा मच गया। कहने लगे, इसके अर्थ क्या हुए? कवि और मैं हमने बहुत तेरा समझाया, भाई ऐसी कविताओं के प्रकट अर्थों की ओर नहीं गुप्त अर्थों की ओर देखा जाता है, लेकिन लोग न माने। तब कवि ने स्वयं को संभालते हुए एक अन्य कविता ज़बानी सुनानी शुरू कर दी, जो उसे पूरी तरह याद नहीं थी। आकाश की ओर मुंह उठाकर बड़े कातिलाना अंदाज में बोला, अर्ज़ किया है ए चांद सितारों। मैंने कहा, जी ए चांद सितारों। हाँ जी, शेर है जी, ए चांद सितारों। और आगे उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। श्रोताओं में से एक ने खींचकर एक पत्थर मारा। तब मौका शनास कवि ने इस प्रकार शेर पूरा कर दिया, ए चांद सितारों क्या करते हो प्यारो, यो पत्थर तो न मारो। इस पर थोड़ा सा हास्य का वातावरण बन गया, लेकिन इसी कवि सम्मेलन की एक अन्य आज़ाद कविता मुलाहिजा हो। मेरे घर के पास ही न भौंकती है न बोलती, छोटे छोटे पांचों पर भार अपना तोलती, काली सी दुर्बल सी कुतिया निगाहिए पीर की, मैं पूछता हूँ दुनिया के लोगों, बोलो डाकुओं लुटेरों चिंतन के ठेकेदारों, जल्दी करो बोलो, बताओ यह किसका प्रतीक है। इस पर न केवल श्रोताओं ने ही हंगामा किया, बल्कि कविजन भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कहने लगे, ये नामुराद कविता लिखने लगे हैं, सालों इससे अच्छा था बूट पॉलिश कर लिया करो। एक बार एक कवि महोदय केवल इस बात से हमारे साथ नाराज हो गए, भाई मैंने कवियों के स्वागत के समय उनको हार दूसरों की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा डाल दिया था। गुस्से से छटपटाते हुए वह कवि सम्मेलन में से वॉक आउट कर गए थे। अपनी फीस वह एडवांस ले चुके थे, मैं करता तो क्या करता। एक अन्य अवसर आया जब मैं बहुत बढ़िया क्रम से कवियों को बुलाता जा रहा था। सोचा वैरायटी बनी रहने से श्रोताओं की रुचि बनी रहेगी। 7वें नंबर पर मैंने जिस कवि का नाम बोला, वह कुछ इस प्रकार बड़बड़ाता हुआ स्टेज पर से छलांग मार गया, मैं इन 6 कवियों से सीनियर कवि हूँ, ये तो मेरी चिल्में भरते रहते हैं। आपने मुझे 7वें नंबर पर बुलाकर मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। मैं तो सोचता था भाई उद्घाटन की कविता मुझसे पढ़वाई जाएगी। दुर्फिटे मुंह ऐसे प्रबंधकों के स्टेज सेक्रेटरी पर। फीस उन्होंने भी अग्रिम ले ली थी, मैं इनका भी क्या इक्का सड़क से नीचे उतार देता। इस प्रकार प्रधानगी करवाने के लिए शोर, स्टेज पर कवियों को आगे पीछे बिठाने पर हंगामा, सेवा करते समय शोर, विदाई समय भी हंगामा। और तो और यदि किसी कवि से कोई ऑटोग्राफ न लेता तो वह मेरे गले पड़ जाता, कहता आपने लोगों को इस प्रकार क्यों नहीं सिखाया, भाई वह मुझसे ऑटोग्राफ लेते। मैंने क्या कमाया। मुझे अपनी एक गज़ल के 2 शेर याद आ रही हैं। मादी इस जगत में आकर कमाया कुछ नहीं केवल गंवाया, उल्टम पुल्टम इस जगत में मुझे जीना रास न आया। और अब असफल अनुभवों की 25वीं गांठ के शुभावसर पर
आपके साथ ये भेद साझा करने में मुझे कोई संकोच अनुभव नहीं होता कि कार, कोठी, नौकर चाकर तो एक ओर रहे, मैं अपना पुश्तैनी खस्ता हाल मकान भी बेच चुका हूँ। बीवी सख्त नाराज़गी और निराशा की अवस्था में बच्चों की लंबी कतार मेरे लिए छोड़कर मायके को जाने की धमकियां देती रहती है और इधर हमारी दुर्वस्था को देखकर कोई छोटे से छोटा आदमी भी मेरे साथ बात करने से कन्नी काटता है। जो कहते थे रहेंगे दूध बनकर, पानी से भी पड़ गए पतले। नीली छतरी वाले का कोटिशः धन्यवाद है भाई, छोटी मोटी नौकरी मिल गई थी जिससे केवल दाल रोटी ही चलती है। और साथियों, अब मैं बिल्कुल थक हार गया हूँ। लखपति बनने के सपने छोड़ दिए हैं, इसलिए स्टाम्प पेपर पर लिखकर ऐलान करता हूँ, मेरी तौबा, मैं कवि सम्मेलन नहीं करवाऊँगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हास्य कहानियाँ। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।